नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक और आप मेरे भूतिया चैनल हॉरर और रहस्य कहानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, नहीं तो भूत आपके सपनों में घूमने आएगा। और हाँ दोस्तों, भूतों से पंगा नहीं लेना, नहीं तो भूत आपके पीछे पड़ जाएगा। और हाँ, उस बेल आइकन को ऑल में जरूर क्लिक करिएगा। आज की कहानी का नाम किचकंडी। किचकंदी नेपाली लोक कथाओं में एक बेहद डरावनी और रहस्यमयी चुड़ैल मानी जाती है। ये आत्मा अक्सर एक सुंदर स्त्री के रूप में पहाड़ी रास्तों या सुनसान जंगलों में दिखाई देती है। लेकिन उसकी एक पहचान है। उसके बाल सामने होते हैं और पीठ पर कोई मांस नहीं होता, सिर्फ हड्डियां। जो कोई भी उसके जाल में फंसता है फिर कभी नहीं लौटता। मैं अब आपके लिए इस भूतिया और डरावनी किचकंडी की कहानी सुनाने जा रहा हूं। किचकंडी की घाटी नेपाल के पश्चिमी पहाड़ों में स्थित एक छोटी सी गांव डांगली, जो एक खूबसूरत गांव तो है लेकिन उतना ही डरावना भी। आसपास की घाटियों के जंगलों से अक्सर रात में एक औरत की करा चीखें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि यह सब हवा का खेल है, लेकिन बुजुर्गों को पता है कि यह चीखें किचकंडी की हैं। एक दिन की बात है जब भारत से एक पर्यटक समूह वहां ट्रैकिंग के लिए पहुंचा। उनकी टीम में शामिल थे रवि वर्मा, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता, सिया उसकी फोटोग्राफर और उसकी गर्लफ्रेंड, अर्जुन उनका नेपाली गाइड, और दो अन्य सहायक, नीरज और काव्या। उन्हें नहीं पता था कि उनका यह सफर एक ऐसे डरावने सच से उनका सामना कराएगा जो उनके जीवन की आखिरी दास्तान बन सकता है। सुबह की ठंडी हवा में पहाड़ों की चोटियों से धुंध धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। पूरा गांव मानो किसी अदृश्य भय से सहमा हुआ था। लेकिन रवि, सिया, नीरज और काव्या जैसे उत्साही शहरवासी इसके बारे में अनजान थे। उनके लिए यह सिर्फ एक सुंदर शांत जगह थी, एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बनाने का अवसर। उनके साथ चल रहे नेपाली गाइड अर्जुन थापा की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। यह जगह अजीब है अर्जुन, सिया ने कैमरे से चारों ओर देखते हुए कहा। चारों ओर पसरा सन्नाटा, ऊंचे ऊंचे पहाड़, जंगल झाड़ी और बेहद विशाल खाई। ये जगह सिर्फ अजीब नहीं, भूतिया है, अर्जुन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया। इतनी खूबसूरत जगह भला भूतिया कैसे हो सकती है? रवि हंस पड़ा। अरे छोड़ो यार, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लेकिन अर्जुन की आंखों में वह चमक नहीं थी जो अंधविश्वास में विश्वास करने वालों की होती है। उसमें डर था और एक अनुभव था। दोपहर के समय जब सब लोग पहाड़ी की चढ़ाई कर रहे थे, सिया कैमरे से प्राकृतिक दृश्यों को कैद कर रही थी। अचानक उसकी नजर दूर एक पेड़ के नीचे बैठी किसी महिला पर पड़ी। वो एक लाल साड़ी में थी, लंबे काले बाल और झुकी हुई गर्दन। दूर से वह किसी आम महिला जैसी लग रही थी, लेकिन जैसे ही कैमरे का फोकस झूम किया गया, उसकी पीठ में कुछ गड़बड़ थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी पीठ की खाल गायब थी। सिर्फ हड्डियां थीं और उन पर लाल खूनों का निशान दिख रहा था। सिया ने घबराकर कैमरा नीचे गिरा दिया और पीछे हटती चली गई। वो कौन थी? सिया ने कांपती आवाज में पूछा। रवि और नीरज भागते हुए उसके पास पहुंचे। क्या हुआ? सिया ने कांपते हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई, पर रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं था। ना महिला, ना पेड़ के पास कुछ। शायद थक गई हो, चलो थोड़ा आराम कर लो, रवि ने कहा। लेकिन अर्जुन चुप था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। क्या तुमने उसे देखा? रवि ने उससे पूछा। अर्जुन धीरे से बोला, वो किचकंडी थी। अब वह जान चुकी है कि हम सब यहां हैं। शाम होते होते सभी लोग एक पहाड़ी झील के पास पहुंचे और वहीं टेंट लगा लिए। रात को कीड़े मकोड़े की आवाजें गूंज रही थी पूरे घाटी में। चारों ओर सुंदरता बिखरी हुई थी, लेकिन सिया अब भी डरी हुई थी। उसने अर्जुन से पूछा, किचकंडी कौन होती है? अर्जुन ने लकड़ियां जलाते हुए धीमे स्वर में कहा, किचकंडी एक आत्मा होती है जिसके पैर उल्टे होते हैं। एक ऐसी औरत की आत्मा जिसके ऊपर अत्याचार और गलत व्यवहार किया गया हो और उसकी हत्या बेरहमी से की गई हो। ऐसी औरत की आत्मा किचकंडी बन जाती है, जिसे आप लोग चुड़ैल कहते हैं। वह अकेले आदमी को बुलाती है। खूबसूरत चेहरे के पीछे उसका असली रूप छुपा होता है, और जैसे ही कोई उसके पास जाता है, वह आदमी किचकंडी का शिकार बन जाता है। वह अपने बड़े बड़े नाखूनों से हमला करती है, क्योंकि उसका चेहरा सामने से बहुत भयंकर दिखाई देता है। वह बहुत शक्तिशाली और ताकतवर होती है। पीठ में कोई मांस नहीं होता, सिर्फ खून और हड्डियां ही दिखाई देती हैं।
सिया की सांसें तेज हो गईं। वो वहीं देख चुकी थी। रात होते ही झील के किनारे सन्नाटा पसर गया। टेंटों के भीतर सब अपने अपने बिस्तर जमाने में लगे थे। सिया का मन अब भी बेचैन था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और झील की सतह पर हल्की धुंध तैर रही थी। झींगरों की आवाज पूरे इलाके को और डरावना बना दिया था। हर जगह से कीड़े मकोड़े की आवाज सुनाई दे रही थी। खर खर टर टर झाड़ियों में कुछ चलने की आवाज हुई। नीरज ने रवि को इशारा किया, कुछ है बाहर। रवि ने टॉर्च निकाली और बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक टेंट के ऊपर कुछ गिरा, जैसे किसी ने ऊपर से छलांग लगाई हो। धप सभी चौंक उठे। सिया ने डरते हुए टेंट का जिप धीरे से खोला। बाहर कुछ नहीं था, लेकिन झील की दिशा में एक परछाई धीमे धीमे दूर जा रही थी। वो कोई इंसान नहीं लग रही थी। उसकी चाल टेढ़ी थी और पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उसकी पीठ फिर से वही काल विहीन ठंडी खूनी हड्डियों की लकीरें सभी अंदर वापस आ गईं। अब डर सभी के चेहरों पर साफ दिख रहा था। अर्जुन ने फुसफुसाकर कहा, अब वो पीछा नहीं करेगी, अब वह हमला करेगी। रात का सन्नाटा अब कुछ और ही कहानियां कहने लगा था। और किचकंडी की आत्मा अब उनके टेंट के बाहर थी। सुबह का सूरज पहाड़ों के पीछे छिपा था, लेकिन झील के किनारे एक अलग ही सर्दी फैली हुई थी। रात जो कुछ हुआ था उसकी चर्चा किसी ने नहीं की, लेकिन सबके चेहरों पर नींद की कमी और डर की गहराई साफ झलक रही थी। अर्जुन, जो अब तक शांत और संयमित था, अब घबराया हुआ लग रहा था। वह टेंट समेटते हुए बड़बड़ा रहा था, हमें यहां से जाना चाहिए, नहीं तो आज की रात हम नहीं बचेंगे। रवि ने पास आकर पूछा, क्या बात है अर्जुन, इतना डर क्यों रहे हो? अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि शक और आशंका थी। आपने कल जो देखा वह सिर्फ शुरुआत थी, वो अब आपके पीछे पड़ चुकी है। एक बार जब किचकंडी किसी इंसान को देख लेती है तो वह इंसान की जान ले लेती है। वह जिस पर नजर रखती है उसे छोड़ती नहीं। अब वह पीछा करेगी। वह लोगों के डर को पहचान लेती है और फिर आत्मा को उसके शरीर से निकाल लेती है। सिया अब तक पास खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, मानो उसने रात भर सोने की कोशिश ही ना की हो। मुझे पूरी रात वह दिखती रही, उसने धीरे से कहा। कभी झील के पानी में, कभी टेंट आसपास, और एक बार तो मैंने उसे टेंट के अंदर खड़े हुए भी महसूस किया। काव्या और नीरज भी अब सह चुके थे। यह अब सिर्फ एक ट्रैक या डॉक्यूमेंट्री मिशन नहीं रहा था, यह अब उनकी जिंदगी और मौत का सवाल था। अर्जुन ने उन्हें कहा कि वे एक पुराने झरने के पास जाएं, जहां एक पुराना झोपड़ा था। वहां कभी एक बाबा रहा करते थे जो किचकंडी जैसी आत्माओं से बचाव के लिए तंत्र मंत्र किया करते थे। वहां कुछ मिल सकता है, कुछ जो हमारी रक्षा कर सके, अर्जुन ने कहा। सभी सहमत हो गए और जंगल के भीतर यात्रा शुरू की। रास्ते में हर पेड़, हर पत्ता अजीब सा प्रतीत हो रहा था, जैसे कुछ छिपा हो, जैसे नजरें देख रही हों। बीच रास्ते में नीरज अचानक ठिठक गया। यहां कुछ जला हुआ है, उसने कहा। सभी ने देखा, कुछ कदम दूर लकड़ियों का ढेर जला पड़ा था और उसके पास ही एक इंसानी हाथ की हड्डी राख में दबा हुआ था। शाम तक वे झरने के पास उस पुराने झोपड़े तक पहुंचे। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और पुरानी चीजों की गंध भरी थी, लेकिन दीवारों पर कुछ मंत्र लिखे थे और एक कोने में एक लाल धागे में बंधी पोटली रखी थी। अर्जुन ने उसे उठाते हुए कहा, यह रक्षा पोटली है। इसे पहनने से कुछ समय के लिए उसकी शक्ति कम हो सकती है, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। सभी ने वह धागा अपने गले में बांध लिया। उन्होंने बाबा को पूरी कुटिया में ढूंढा, पर वह नहीं मिले। अर्जुन ने कहा, शायद बाबा कहीं बाहर गए होंगे। लेकिन झोपड़े से निकलते ही सिया के हाथ में पुरानी डायरी लगी, जिसमें एक औरत की कहानी लिखी थी, जिसका नाम था लक्ष्मी। सिया ने वह पुरानी डायरी को उस बाबा की झोपड़ी से उठा लिया। डायरी के पन्नों में दर्द और पीड़ा के सिवा कुछ नहीं था। मुझे लोग डायन कहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ प्रेम चाहती थी। उसने मुझे धोखा दिया। मेरी आत्मा टूट गई। मैं मर चुकी थी, लेकिन जिंदा थी। अब मैं हर उस पुरुष को बुलाती हूं जो मेरी ओर देखता है, और फिर मैं उसकी आत्मा को ले जाती हूं। लक्ष्मी एक जिंदा दिल लड़की थी। वह एक लड़के से प्रेम करती थी, पर गांव के लोग लक्ष्मी को पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था यह लड़की काला जादू करनेती है। गांव के कुछ लोग लक्ष्मी को डायन तक कहते थे। असल में लक्ष्मी एक अनाथ लड़की थी। लक्ष्मी के जन्म के वक्त उसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी और कुछ महीने बाद उसके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए गांव के लोग लक्ष्मी को अपशगुन मानते थे। गांव के लोग लक्ष्मी से दूर ही रहते थे। परंतु गांव का ही एक लड़का लक्ष्मी को पसंद करता था और लक्ष्मी भी उसे पसंद करती थी।
उस लड़के ने लक्ष्मी को वादा किया था कि वह उससे शादी करके उसके साथ घर बसाएगा। लेकिन एक रात लक्ष्मी को पता चला कि उस लड़के ने किसी और से शादी कर ली। लक्ष्मी इस दर्द को बर्दाश्त ना कर सकी और उसने जंगल में जाकर अपने आप को खुद की खुशी कर ली। तब से लक्ष्मी घाटियों में किचकंडी बनकर घूमती है। उसके प्रेमी ने अपने माता पिता के दबाव में लक्ष्मी से विवाह नहीं किया था। सभी की रूह कांप गई। ये वही लक्ष्मी थी जिसने सालों पहले खुद की खुशी की थी और अब किचकंडी बन चुकी थी। अगर अब हम वापस नहीं गए, तो रवि ने पूछा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तो हम फिर कभी वापस नहीं लौटेंगे और हमारे शव कभी नहीं मिलेंगे। झील की ओर लौटते समय शाम गहराने लगी थी। दूर आसमान में बादल जमा हो रहे थे और पेड़ों के बीच एक परछाई धीरे धीरे उनके पीछे चल रही थी। उन्हें इस बात का पता भी नहीं चला कि किचकंडी उन पर नजर रखी हुई है। सूरज डूब चुका था। झील की सतह पर फैली धुंध अब और घनी हो चुकी थी। जंगल की सरसराहट, पत्तों की खड़खड़ाहट और दूर से आती किसी जानवर की घुटी घुटी चीखें, सब कुछ मिलाकर उस रात को और भी डरावना बना रहे थे। रवि, सिया, नीरज, काव्या और अर्जुन अब झील के किनारे अपने टेंट में लौट आए थे। दिन भर की थकान के बावजूद कोई भी चैन की नींद नहीं सो पा रहा था। डायरी की बातें, झोपड़ी में मिली दीवारों पर लिखे मंत्र और जंगल के सन्नाटे ने सबके दिलों को जकड़ लिया था। रात के करीब ऑनली 1 बजे सिया को प्यास लगी। वह धीरे से टेंट से बाहर निकली। पास ही टेंट से थोड़ी दूर एक झरना बह रहा था। उसने देखा कि कोई औरत झरने के पास बैठी है, लाल साड़ी में लिपटी, उसकी पीठ पूरी खोखली, लंबे बाल जो उसने आगे की ओर कर रखे थे और बहुत पतली बदन। वह उस झरने पर अपने बालों को बड़े प्यार से सहला रही थी। वही वही परछाई फिर सामने थी। इस बार सिया के कदम बंध गए और उस औरत ने अपनी पूरी गर्दन पीछे की ओर घुमाई, पूरी 180 डिग्री, और अब उसका चेहरा सिया की ओर था। चेहरा नहीं, एक सड़ा हुआ मुखड़ा जिसकी आंखें काली थीं और मुंह से सड़ा मांस लटक रहा था। तूने मुझे देखा था, अब तेरा नंबर है। सिया ने चीखने की कोशिश की लेकिन आवाज गले में ही घुट गई। उसी समय नीरज की टेंट से जोरदार चीख निकली, बचाओ ओ रवि! और अर्जुन दौड़ते हुए उसके टेंट में पहुंचे। लेकिन वहां का मंजर खौफनाक था। नीरज का शरीर जमीन में पड़ा हुआ था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, आंखें बाहर निकली हुई थीं और शरीर के अंगों पर बड़े बड़े नाखूनों के निशान थे, जैसे उसे किसी ने जमीन पर रगड़ गड़ कर मारा हो। उसके गले में बंधी रक्षा पोटली फटी हुई थी और जमीन पर खून से लिखा था, तुम सब मरोगे। काव्या जमीन पर बैठकर कांप रही थी, साथ ही उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों में देखा जा सकता था, उसने कुछ देखा है, कुछ बहुत डरावना। वो उसके ऊपर चढ़ गई थी, उसका खून अपने मुंह से चूस रही थी। वो इंसान नहीं थी, नहीं थी। काव्या बड़बड़ाने लगी। अर्जुन ने तुरंत फैसला लिया, हम यहां नहीं रुक सकते, हमें अभी यहां से जाना होगा, उसी रास्ते से वापस गाओ। लेकिन रवि रुका और बोला, उसकी आंखें क्रोध से भरी थीं, नीरज को मारा गया, सिया डरी हुई है, और तुम भागने की बात कर रहे हो। वह एक इंसान नहीं है रवि, अर्जुन ने कहा। वो एक किचकंडी है और अब जब उसने एक को मार दिया है तो उसका खून गर्म हो चुका है। वह चुड़ैल है, अब वह बाकी तीनों को भी नहीं छोड़ेगी। तीनों? रवि ने चौंक कर पूछा। तीनों से क्या मतलब है? अर्जुन ने धीरे से कहा। मैं पहले से जानता था, मैं भी उस आत्मा को पहले देख चुका हूं और अब वह मुझे भी छोड़ेगी नहीं। झील की ओर से ठंडी हवा चली और उसी पानी पर एक छाया तैरती हुई दिखी। वो झील की सतह पर नहीं चल रही थी, वो झील के ऊपर हवा में तैर रही थी। धीरे धीरे वो पास आने लगी और उसकी हंसी गूंजने लगी। हाँ, दूसरा शिकार कौन होगा? नीरज की मौत के बाद वातावरण पूरी तरह बदल गया था। ठंडी हवा अब सर चुभन सी लग रही थी। पेड़ों के पत्ते कांप रहे थे जैसे हर शाखा इस त्रासदी पर मातम मना रही हो। काव्या सदमे में थी, सिया खामोश और सहमी हुई और रवि के भीतर अब डर के साथ गुस्सा भी उमड़ने लगा था। अर्जुन, जो सबसे अधिक जानकार था, अब अपनी गलती को समझ चुका था। हमें पहले ही लौट जाना चाहिए था, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। मैंने इसे हल्के में लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन ने समझाया, जब कोई आत्मा गहरे अन्याय और पीड़ा से मरती है, वह शांत नहीं होती, और जब मौत अपमान और धोखे से आती है, वह आत्मा किचकंडी बनती है। वह औरतों को नहीं मारती। उसका गुस्सा सिर्फ पुरुषों पर होता है, खासकर उन्हें जो धोखा देते हैं, जो स्त्री के प्रेम को ठुकराते हैं। इसलिए नीरज मरा, काव्या ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि वह अपनी मंगेतर को छोड़कर किसी और से प्रेम करता था। वह सब जानती थी।
अब डर और गहरा हो चुका था। डायरी अब रहस्य नहीं बल्कि चेतावनी बन चुकी थी। दोस्तों, अगर यहां तक आपने मेरा वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और उस बेल आइकॉन को ऑल में क्लिक कीजिएगा। झील अब शांत नहीं रही थी। पानी की सतह हर कुछ सेकंड में ऐसे थरथरा रही थी जैसे कोई अंदर से उसे हिला रहा हो। हवा में एक अजीब सी घुटन थी। ऐसा लग रहा था कि जंगल खुद कोई भयानक रहस्य छुपा रहा है और अब वह किसी भी पल फटकर बाहर आने वाला है। रवि, सिया, काव्या और अर्जुन अब 4 बचे थे। नीरज की मौत ने सभी के अंदर का जोश, जिज्ञासा और उत्साह पूरी तरह तोड़ दिया था। अब उनके पास बस 2 ही रास्ते थे, या तो भाग जाए या फिर किचकंडी की आत्मा हमें मार देंगी। हम कितनी दूर तक भाग सकते हैं? सिया ने टूटती आवाज में कहा। वो किचकंडी है, वो पहाड़ों से बंधी है। वो हमारे पीछे बस इन पहाड़ों तक ही पीछा कर सकती है। अगर इन जंगलों और पहाड़ों के बाहर निकल जाए और गांव तक पहुंच जाए तो शायद हमारी जान बच सकती है। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। और अगर हम नहीं निकल पाए तो हम सब अगला शिकार हो सकते उस किचकंडी का। अर्जुन ने याद करते हुए कहा, गांव के बाहर एक पुराना हिस्सा है जिसे हम काला मोड़ कहते हैं। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ है। कहते हैं वहीं से किचकंडी पहली बार देखी गई थी। वहीं से उसकी आत्मा जागी थी। क्या वहां कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे हम उसे शांत कर सकें? रवि ने पूछा। शायद, अर्जुन बोला। उस पेड़ पर ही लक्ष्मी ने खुद की खुशी कर ली थी। उस पेड़ पर उसने फांसी लगा ली थी। कहते हैं कि किचकंडी हर रात उसी पेड़ से बाहर निकलकर पूरे घाटी में घूमती है। अगर हम उस पेड़ को जला दे तो शायद किचकंडी की आत्मा शांत हो जाए। काव्या ने कहा, तुम सबका दिमाग खराब है क्या? नीरज मर चुका है और तुम सब उसकी मौत का बदला लेना चाहते हो। काव्या गुस्से में झुंझुलाते हुए बोली। रवि ने कहा, हम जिंदा तो इस घाटी से बाहर नहीं जा सकते हैं। हम इस घाटी में फंस चुके हैं। अगर उस किचकंडी से बचना है तो उसे खत्म करना ही पड़ेगा। काव्या ने कहा, पर यह आसान नहीं होगा। काव्य की बात पर सभी ने हामी भरी, पर सब जानते थे कि उससे मुकाबला किए बिना इस घाटी से निकलना मुश्किल होगा। उसने किसी मायाजाल की तरह हम सबको इस घाटी में कैद कर रखा है। अर्जुन ने कहा, रवि सही कह रहा है। उस किचकंडी से बचने के लिए हमें उसकी आत्मा को शांत करना होगा। तब जाकर हम इस घाटी से बाहर जा सकेंगे। आखिरकार सबने हामी भरी। सभी ने बिना और कुछ कहे सामान उठाया, जंगल के रास्ते उस काला मोड़ की ओर चल दिए। रास्ता कठिन था। झील से काले मोड़ तक का रास्ता सीधे नहीं जाता था। बीच में घना जंगल, पत्थर और बर्फ की परतें थीं। हर शाखा से जैसे कोई छाया झांक रही थी। चलते चलते काव्या की टॉर्च बंद हो गई। उसने रवि से कहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी टॉर्च बंद हो गई। रवि के पास एक और लाइट था तो उसने काव्या को दे दिया। सिया ने डर से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। जंगल बहुत घना था। सिया ने कहा, अता यह रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ है। यहां तो चलना भी मुश्किल है। घने अंधेरे और चांदनी रात में अर्जुन, सिया, रवि और काव्य उस पीपल की पेड़ की ओर जा रहे थे जहां पर लक्ष्मी ने अपने आप को समाप्त किया था। आखिर वे काले मोड़ तक पहुंच गए। वहां एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। पुराना, घने पतों से ढाका हुआ था। पेड़ के पास एक पुराना रस्सी भी पड़ा था। अर्जुन ने कहा, शायद यह वही रस्सी है जिससे लक्ष्मी ने खुद को फांसी लगा ली थी। पीपल का पेड़ बहुत डरावना लग रहा था। लेकिन तभी एक तीव्र झोंका आया। हवा में अजीब गंध भर गई, सड़े मांस और राख की। पेड़ के पीछे से वही लाल साड़ी वाली परछाई धीरे धीरे हवा में तैरती हुई निकली। किचकंडी सामने थी। उसका चेहरा अब और भी बिगड़ा हुआ और डरावना दिख रहा था। आंखें पूरी तरह काली, बाल बिखरे और शरीर से खून की बूंदें टपक रही थीं। उसने देखा और सीधे रवि की ओर बढ़ी। रवि तो छोड़ दौड़ने लगा, लेकिन उसकी टांग किसी जड़ में फंस गई। सिया चिल्लाई, रवि नहीं। काव्या ने कहा, नहीं, रवि भागो यहां से। किचकंडी ने एक हाथ हवा में उठाया और उसके चारों ओर काले धुएं की दीवार बना दी। अर्जुन डर के मारे चिल्लाने लगा। अर्जुन ने कुछ मंत्रों का जाप किया। किचकंडी इससे कुछ देर के लिए शांत हुई, लेकिन वहां से भागी नहीं। किचकंडी ने जैसे ही अर्जुन को गले पर हाथ से पकड़ा, तभी उसका हाथ जलने लगा। अर्जुन को याद आया कि उसके गले में एक बजरंगबली का लॉकेट है जो उसकी मां ने उसे पहनने को दिया था। अर्जुन ने कहा, मैं विश्राम इसको कुछ देर के लिए रोकता हूं। तब तक तुम सब इस पेड़ को आग के हवाले कर दो। यह अपनी ऊर्जा इस पेड़ से ही लेती है। अगर इस पेड़ को नष्ट कर दिया जाए तो इसकी शक्तियां भी चली जाएंगी और यह भी शांत हो जाएगी।
तब अर्जुन किचंडी से भिड़ गया और जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलने लगा। रवि ने भी अपना पैर छुड़ाया और काव्य और सिया के साथ उस पेड़ की ओर जाने लगा। अर्जुन ने कहा कि उस बड़े वाले बैग में तेल का डब्बा है, उसे निकालो और उस पेड़ को जला दो। तीनों ने ऐसा ही किया। काव्या ने तो सूखे पत्ते भी इकट्ठा करने लगी और उससे पीपल के पेड़ के आसपास जमा करने लगी। रवि ने वह कंटेनर निकाला और उस तेल को पीपल के पेड़ की चारों ओर छिड़कने लगा। रवि ने जैसे ही तेल को पेड़ के चारों ओर छिड़कने लगा, तभी किचकंडी जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी। किचकंडी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह नहीं चाहती कि कोई उस पेड़ को जलाए। किचकंडी ने चीखते हुए अर्जुन को जोर का लात मारी और उससे हवा में दूर फेंक दिया। किचकंडी तेजी से रवि की ओर बढ़ने लगी और उसने रवि का गला बहुत जोर से दबाना शुरू कर दिया। यह देखकर दोनों लड़की बहुत डर के सिमट गई। किचकंडी तेजी से रवि की ओर बढ़ने लगी और उसने रवि का गला बहुत जोर से दबाना शुरू कर दिया। यह देखकर दोनों लड़की बहुत डर गई। अर्जुन ने अपना गला पकड़कर चीखते हुए कहा, उसे कहा, उस पेड़ को आग लगाओ, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा। सिया डरते हुए माचिस की तीली निकाली और आग जलने लगी। इसी बीच काव्य बेहोश हो चुकी थी। सिया ने माचिस की तीलियां निकालकर जलने लगी। उसके हाथ डर से कांप रहे थे, जिससे वह माचिस की तीलियों ठीक से जला भी नहीं पा रही थी। सिया ने आखिरकार तिलिया पेटेगी जला ली और उस पेड़ के ऊपर फेंक दिया। उस पीपल के पेड़ में आग लग गई और वह धू धू कर जलने लगा। किचकांडी जोर से चीखी और वह उस आग की तरह जलने लगी। उसकी चीख पूरी घाटी में गूंजने लगी और इसके बाद एक धमाका और पूरे वातावरण में एक काला रंग फैल गया और वह पीपल का पेड़ पूरी तरह से जलने लगा। इसके बाद पूरी घाटी में एक खामोशी छा गई। किचकंडी की आत्मा अब शांत हो चुकी थी और पूरी घटी उसके आतंक से मुक्त हो गई थी। सभी ने राहत की सांस ली। अर्जुन ने काव्य को उठाया और सिया ने रवि को, और चारों उस जंगल से बाहर गांव की ओर जाने लगे। काव्य अर्जुन की बाहों में थी और रवि सिया के कंधे पर उनकी मदद से सभी गांव में पहुंचे। अगले दिन सूरज निकला, जिससे सभी ने एक जीने की उम्मीद पाई। सूरज की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी और सभी लोग जिंदा थे। हालांकि तीनों ने अपने दोस्त नीरज को खो दिया था, लेकिन इस बात की उम्मीद थी कि अब वह किचकंडी वापस नहीं आएगी। रवि और सिया वापस शहर चले गए अपने देश भारत, और काव्या वहीं पर रुक गई अर्जुन के साथ। कुछ दिन बाद रवि और सिया को पता चला कि काव्या ने अर्जुन से शादी कर ली और उसने अपना घर उसी पहाड़ों की घाटियों में उस गांव में बसा लिया। इस फैसले से रवि और सिया बहुत खुश थे। दोस्तों, यह थी डरावनी किचकंडी की कहानी। कहानी पसंद आए तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों, यह रही आज की कहानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को ऑल में क्लिक करके रखिएगा ऐसे ही हॉरर वीडियो देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, भूत प्रेतों से पंगा नहीं लेना, नहीं तो जिंदगी भर दंगा करना पड़ेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।